नमस्कार दोस्तों, आप सबको 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 23 जून 1757 में हम मुगलों के आखिरी बादशाह से आज़ाद हुए थे और अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए थे। फ़र्क ये था कि मुगलों के बाद अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बनाया और 1947 के बाद सिर्फ एक परिवार ही काफ़ी था हम लोगों से 70 साल की गुलामी करवाने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और अगर आप भी मेरी तरह भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों से जो आज भी दिल से सगे भारतीय हैं। दोस्तों, मुगल काल में जो बड़े बड़े किले, मॉन्यूमेंट्स और महल बनाए गए, क्या वो सारा पैसा मुगल अपने साथ घोड़ों पे लेके आए थे? नहीं ना, वो सारा पैसा भारतवासियों का था जो लूट और लगान के नाम से मासूम भारतवासियों से छीना और लूटा गया था। फिर भी उन सभी मॉन्यूमेंट्स को हम आज भी मुगलों के नाम से जानते हैं। फिर अंग्रेज़ों की गुलामी करते वक्त जो बिल्डिंगें बनाई गई वो भी सारा पैसा भारतवासियों का था, पर उन पे भी अंग्रेजी तानाशाहों के नाम आए और उसके बाद हमें मिली 1947 की आज़ादी, जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। आज़ादी के बाद भी जो सड़कें, मैदान, बगीचे, अवार्ड्स या जो भी कुछ बना, अस्पतालें, इन सारों पे एक ही नाम आया, गांधी परिवार का। क्यों? क्या आज़ादी की लड़ाई अकेले गांधी परिवार लड़ा था? जो हमारे वीर शहीद हुए थे उनमें से कुछ के नाम इतिहास की किताबों में दबा दिया गया और बाकी हज़ारों को हमेशा के लिए भुला दिया गया। क्या यही इनाम है हमारे देश पे मर मिटने वालों के लिए? आज भी 2 नेशनल अवार्ड्स, 33 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 4 सरकारी हॉस्पिटल्स, 6 स्टेडियम्स, 4 म्यूजियम्स, हाइड्रो पावर्स, डैम्स, ब्रिजेस, सड़कें सिर्फ राजीव गांधी जी के नाम पर हैं और 450 गवर्नमेंट स्कीम्स, बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स, अवार्ड्स, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स इंदिरा गांधी जी के नाम पर हैं। क्या ऐसी आज़ादी के लिए भगत सिंह, तिलक, सावरकर, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल गफार, हेमू कालानी और हजारों लोग न्यौछावर हो गए थे हंसते हंसते भारत माता पर? दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के एक आदेश पर सारा देश नेहरू जी के समर्थन में खड़ा हो गया, देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पे। पर क्या ये फैसला सही था? और अगर सही भी था तो क्यों 1947 दिसंबर में महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से रिजाइन करने के लिए कहा? और सबसे हैरानी की बात तो ये भी है कि उसके सिर्फ एक महीने बाद 30 दिसंबर 1947 को गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। क्यों गांधी जी ने आज़ादी के बाद ऐसा लिखा कि वे बहुत ही अकेला और चीटेड फील कर रहे हैं? क्या वजह थी कि 18 अगस्त 1947 को ब्रिटिश आर्मी वापस अपने देश लौट गई, लेकिन माउंटबेटन अपने पूरे बटालियन के साथ 1 साल तक भारत में ही रहे और आज़ाद भारत के सबसे पहले वाइसरॉय बने? जबकि नेहरू जी ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि गांधी जी देश के सबसे पहले गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। और सबसे अहम सवाल, क्यों गांधी जी ने सरदार पटेल से ये वादा लिया था कि चाहे जो भी हो जाए पर पटेल कभी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देंगे और नेहरू को अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे? शायद इसीलिए गांधी जी और सरदार पटेल जी के देहांत के फौरन बाद धर्म और जातिवादी कानून बनाए गए और उसके बाद 1951 में भारत का सबसे पहला जनरल इलेक्शन लड़ा गया। हाँ, उस इलेक्शन में नेहरू जी ने अखंड जीत प्राप्त की और तब क्योंकि मीडिया इतना ताकतवर नहीं हुआ करता था, इसलिए नेहरू जी जब तक जिंदा रहे भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। नेहरू जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी को पूरा भरोसा था इलेक्शन जीतने का, पर हमारे देश के लोगों ने इंदिरा जी के बदले लाल बहादुर शास्त्री को चुना। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ 2 साल के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को रशिया में जहर देके मार दिया गया और आज तक ये बात अनसुलझी है कि आखिर उस देश में उन्हें जहर देके मरवाएगा कौन? शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी और 11 साल तक प्रधानमंत्री रही, क्योंकि इसके बाद ऑपोजिशन में किसी पार्टी को कभी इतना मजबूत बनने ही नहीं दिया गया कि वो सेंट्रल में आकर ऑपोजिशन में खड़े रह सके। जब भी कांग्रेस को अपनी कुर्सी डगमगाती दिखाई देती, तब न जाने क्यों जातिवादी दंगे, फसाद, आतंकवाद, घुसपैठ जैसे मामले अचानक से सामने आ जाते और सब लोगों का ध्यान इन बातों पे भटक जाता। कांग्रेस राज में न जाने कितने नरसंहार हुए, कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में। सड़कों पे 5000 पंडितों को सरेआम गोली मार दी गई और लाखों करोड़ों के स्कैम्स जैसे कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और बोफर स्कैम, ये सारे मामले कब और कहां गायब हो गए आज तक कोई पता नहीं कर सका। इन स्कैम्स में पकड़े हुए लोगों को तो सजाएं मिली, पर इतना सारा पैसा कहां चला गया और किसके पास गया ये आज तक नहीं पता चला है। इसलिए भारत को हमेशा एक गरीब मुल्क कहा जाता था, सपेरों का देश। याद होगा आपको, कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बयान था कि उनके पास
आर्मी के लिए एक फाइटर प्लेन खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये बात मानने जैसी है? क्या ये मुमकिन था उस वक्त पे? जो डेवलपमेंट्स आज की सरकार कर रही है, क्या वो 70 सालों में कभी भी मुमकिन नहीं थी? बिल्कुल थी, पर नीयत नहीं थी, दूरंदेशी नहीं थी, समाज में बदलाव लाने का बिल्कुल इरादा ही नहीं था। वरना जापान जैसा छोटा देश जो 1946 में 2 एटम बम गिरने से बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, लाखों लोग अपाहिज हो चुके थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और मेहनत उन्हें दुनिया में कहां से कहां ले गई। आज से 20-25 साल पहले भी जापान की टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं था। इसलिए कहते हैं कि आज भी जापान 2023 में नहीं बल्कि 2030 में जी रहा है, क्योंकि वो इतना आगे निकल चुका है। सिंगापुर हमसे सिर्फ 10 साल पहले आज़ाद हुआ था, पर वो आज भारत से कई साल आगे निकल गया है। भारत की सड़कें तो छोड़ ही दीजिए, पर सरकारी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्टल्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस तक को खंडर बना के रख दिया गया। लेकिन नेताओं के अपने घर, बंगले, यहाँ तक कि गेस्ट हाउस जो सरकारी खर्चे पे चलते हैं, उन्हें 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बेहतरीन बना के रखा गया है। क्या भारतवासियों की हाय नहीं लगेगी इन भ्रष्ट और घूसखोर नेताओं को? शायद इसीलिए आज चाह कर भी कोई अपोजिशन पार्टी को पसंद नहीं करता, क्योंकि इतने सालों तक राज करने के बाद उनके कुकर्म इतने बढ़ गए हैं कि कोई उन्हें नहीं चाहता। हाँ, ये माना कि बीजेपी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, पर उनके राज में कुछ काम होते हुए तो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वक्त पे तो सिर्फ सपने दिखाए जाते थे, काम नहीं। ये भी माना कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई थी, पर अब भारत के सारे एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं और इसके बाद जिंदगी की गाड़ी भारत की सड़कों पे बहुत तेजी से चलेगी, क्योंकि दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद एक चमकदार सूरज निकलता है, वैसे ही 600 सालों के बाद आज भारत रोज एक नई ऊंचाई को छू रहा है। जी हाँ, मैं मुगल, अंग्रेज और नेहरू गांधी राज गिन के कुल 600 साल बता रहा हूँ। दोस्तों, सत्ता और भ्रष्टाचार ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बौखलाए हुए हैं। आप रोज़ देख ही रहे होंगे, अलग अलग शहरों में दंगे फसाद, आग जली और लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं। लेकिन आप मानिए मेरी बात, इन सारी लड़ाइयों का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। इसीलिए मेरी आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी किसी पॉलिटिशियन या दंगाई के बातों में ना आए और इस देश की होने वाली तरक्की को ना रोकें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल अभी चलता हूँ, अगली बार फिर जल्दी मिलने की प्रॉमिस के साथ। जय भारत।